Hello everyone. So let's begin with the next question. Question 17th. ठीक है. Consider the following statements about Article 29 Protection of Interest of Minorities of the Constitution. ठीक है, इसमें 29 के बारे में दो स्टेटमेंट्स दिए हैं और हमें ये बताना है कि इन दोनों में से कौन सा ठीक है. पहली बात ये इन्होंने यहाँ मेंशन किया कि आर्टिकल 29 प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़ की बात करता है. ये बात ठीक है. आर्टिकल 29 और 30 दोनों इसी चीज़ के बारे में बात करते हैं. पर जो आर्टिकल 29 है वो माइनॉरिटी और मेजॉरिटी दोनों की बात करता है. ठीक है. हालांकि दोनों वर्ड्स मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में. कॉन्स्टिट्यूशन में क्या मेंशन है? एनी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. एनी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. अब एनी सेक्शन में कोई भी हो सकता है ना. एनी सेक्शन में ना माइनॉरिटी है ना मेजॉरिटी. ये दोनों वर्ड्स कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है. आर्टिकल 29 में माइनॉरिटी या मेजॉरिटी. कॉन्स्टिट्यूशन में क्या मेंशन है? एनी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. अब कोई भी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जिसके पास अपना डिस्टिंक्ट या डिफरेंट कह सकते हैं, डिस्टिंक्ट कल्चर हो, लैंग्वेज हो या स्क्रिप्ट हो, तो उनके पास राइट है कि वो इसको प्रिजर्व करके रख सकते हैं, मेंटेन करके रख सकते हैं. एनी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. अगेन माइनॉरिटी मेजॉरिटी की बात नहीं की है. कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 29 में. और आर्टिकल जो 30 है उसमें स्पेसिफिकली बात किसकी की है? माइनॉरिटीज़ की बात की है. तो इन बात को ध्यान रखना कि पहले हम लोग इसको ऐसे याद करना है इस एग्जाम्पल से. 29 पहले आता है तो पहले हम सबका ध्यान रखेंगे और फिर सबसे जो छोटे हैं घर में हम उनका ध्यान रखेंगे. ठीक है. सबसे छोटे इन द सेंस मीन्स वैसे मतलब माइनॉरिटी में एग्जांपल दे रही हूँ. जैसे हमारे घर में पहले बड़ों को पूछते हैं, बड़े छोटे सबको खाना देंगे और फिर छोटों को फिर से पूछेंगे कि भाई आप तुमको ज़्यादा भूख लगी है क्या. उस हिसाब से कुछ भी करके उसको बना लेना कि पहले 29 आएगा और फिर 30 आएगा. ठीक है. तो पहले माइनॉरिटी मेजॉरिटी दोनों, फिर सिर्फ माइनॉरिटीज़. अब देखते हैं. इट इज़ नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू माइनॉरिटीज़ ओनली एंड इंक्लूड्स द मेजॉरिटी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी एज वेल. अब आप ओनली पढ़ के इसको काट दोगे कि सिर्फ ओनली आया तो ये गलत है. ऐसा नहीं होता है. ठीक है. ये ऐसा है, देखो, इट इज़ नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू माइनॉरिटीज़. सिर्फ माइनॉरिटीज़ के लिए रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, इसको इसमें इंक्लूड होता है मेजॉरिटी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी भी. तो ये बिल्कुल ठीक है. माइनॉरिटी मेजॉरिटी दोनों इंक्लूड हो रहा है, सिर्फ ओनली देख के काटना नहीं है. ये स्टेटमेंट ठीक है. सेकेंड देखो. इट प्रोटेक्ट्स सिटीजन्स फ्रॉम डिनाइल ऑफ एडमिशन इनटू एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मेंटेन्ड बाय स्टेट और रिसीविंग एड आउट ऑफ स्टेट ऑन द ग्राउंड्स ओनली ऑन रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ. देखो, पहली चीज़ ये ऐसा कह रहा है कि कोई भी सिटीज़न है उसको प्रोटेक्ट करता है ये कि उसको मना ना किया जाए. मतलब कोई भी सिटीज़न है उसको किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेने से तुम मना नहीं कर सकते हो जिसको या तो स्टेट मेंटेन करता हो या स्टेट उससे एड मिलता है जिसको. ठीक है. जिस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को स्टेट से या तो एड मिलता है या उसको स्टेट मेंटेन करता है, तो उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में या उस स्कूल इंस्टीट्यूट जो भी है वहाँ पे एडमिशन देने से तुम किसी भी सिटीज़न को मना नहीं कर सकते हो. कौन कौन से ग्राउंड्स पे? रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ. ठीक है. अब देखो, ये ठीक है. रेस के बेसिस पे नहीं किया जा सकता, रिलीजन पे नहीं किया जा सकता, कास्ट पे नहीं किया जा सकता. पर ये जो है ना, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, ये क्राइटेरिया नहीं है. क्यों नहीं है मैं आपको बताती हूँ. जैसे सर्टेन गर्ल्स स्कूल्स होते हैं, ठीक है, जो सिर्फ गर्ल्स के लिए बने होते हैं. जैसे कस्तूरबा विद्यालय जो स्टेट गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं बहुत सारे, तो उस हिसाब से आप उसमें कह दें, बॉयज़ कह दें कि आप यू कांट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स और हमें एडमिशन दो इसमें, तो ऐसा नहीं होता है. ठीक है. इसलिए सेक्स एक क्राइटेरिया नहीं रखा गया है क्योंकि सर्टेन चीज़ें सिर्फ गर्ल्स के लिए बनाई जाती है, सर्टेन सिर्फ बॉयज़ के लिए बनाई जाती है. जैसे फॉर एग्जाम्पल गुरुकुल्स है, ठीक है, और वहाँ पे बॉयज़ ही अलाउड है सिर्फ. ठीक है. सर्टेन बॉयज़ गुरुकुल्स है तो जहाँ पे सिर्फ बॉयज़ जाते हैं तो वहाँ पे गर्ल्स को एडमिशन नहीं दिया जा सकता है अगर उनको एड मिल रही हो स्टेट से, तो उस हिसाब से. तो सेक्स इज़ नॉट अ क्राइटेरिया फॉर दैट. और प्लेस ऑफ बर्थ जो है, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ स्कूल्स होते हैं जो सिर्फ ट्राइबल पीपल के लिए होता है. ठीक है. कि जो सिर्फ ट्राइब्स है उनके बच्चे वहाँ एडमिशन लेंगे जस्ट टू कंजर्व देयर लैंग्वेज और टू टीच दैम इन देयर नेटिव लैंग्वेज. ठीक है. तो उस हिसाब से ये क्राइटेरिया नहीं होता है प्लेस ऑफ बर्थ, कि कुछ सर्टेन लोगों के लिए अगर बनाया जाता है तो प्लेस ऑफ बर्थ भी एक क्राइटेरिया नहीं है. तो ये सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ दोनों नहीं है. एक और है इसमें क्राइटेरिया, लैंग्वेज. ठीक है. लैंग्वेज के बेसिस पे तुम डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हो. क्यों? देखो, फॉर एग्जांपल अगर कोई कह दे कि उसको इंग्लिश लैंग्वेज नहीं आ रही है बोलनी, तो स्कूल कह दे कि हम एडमिशन नहीं देंगे जस्ट बिकॉज ही डोंट नो इंग्लिश, तो उस बेसिस पे लैंग्वेज इज़ नॉट अ क्राइटेरिया. मतलब लैंग्वेज के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता है. तो किस किस के बेसिस पे नहीं किया जा सकता? रेस पे नहीं कर सकते हो तुम, रिलीजन पे, कास्ट पे और लैंग्वेज पे. इन चारों पे नहीं कर सकते हो. तुम सेक्स पे डिस्क्रिमिनेट कर सकते हो, प्लेस ऑफ बर्थ पे भी डिस्क्रिमिनेट किया जा सकता है. तो इसमें ए ओनली इज द करेक्ट आंसर. ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं. देखो, यहाँ पे बहुत सारी रिट्स दी गई है आर्टिकल 32 में जो मेंशन है सुप्रीम कोर्ट की. तो अब इसमें हम रिट्स देखेंगे. वैसे 5 टाइप की रिट्स होती है, यहाँ पे 4 ही है, तो हम इनको ध्यान से देखेंगे.
पहले है हेबियस कॉर्पस। देखो इसको मैं आपको याद करने का बताती हूँ। कॉर्पस थोड़ा थोड़ा ऐसे वो नहीं होता कॉप्स, डेड बॉडी टाइप्स जिसको कहते हैं अपन, तो उससे याद रखना, थोड़ा सा मिलता जुलता वर्ड है। टू हैव द बॉडी ऑफ, टू हैव द बॉडी ऑफ इसका मीनिंग होता है मतलब अगर किसी को अरेस्ट किया है, किसी को डिटेन किया है, ठीक है, और उसके बारे में उसे पूछा जाता है, आर्बिट्री अरेस्ट कर लिया, किसी का मन कर दिया किसी पुलिसमैन का कि भाई हम मेरे को तो इसको अरेस्ट करना है, तो कोर्ट उससे पूछेगी कि भाई तुमने इसको अरेस्ट किया, इसकी लिबर्टी को तुमने इसकी लिबर्टी तुमने वो कर दी, ख़राब कर दी, तो तुम्हारा ये जो आर्बिट्री अरेस्ट है ना, इसका मुझे बताओ, रीज़न बताओ कि तुमने क्यों अरेस्ट किया है। तो ये होता है टू हैव द बॉडी ऑफ, ठीक है। मैंडेमस का मतलब होता है कमांड, ठीक है, किसी को कमांड देना पब्लिक ऑफिशियल को कि आप अपनी ड्यूटी करो, कमांड टू डू ड्यूटी। किसी और ऑफिशियल को बोलना कि भाई तुम अपनी ड्यूटी ढंग से करो। अब जो कमांड देता है यानी बॉस, वो मैड होता है। मैंड ऐसे याद करना, कमांड के लास्ट में भी मैंड आता है और मैंडेमस की स्टार्टिंग में मैंड आता है, तो कमांड और मैंडेमस सेम है। फिर देखो सर्टिरोरारी, इसका मतलब ये होता है कि क्योर, जैसे आपने सुना प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो एक जो 5वीं रिट थी वो पी से होती है, उसका नाम याद नहीं आ रहा, आगे आगे तो मैं पढ़ाऊँगी। तो इसका होता है क्योर, ठीक है, कि भाई अगर किसी लोअर कोर्ट ने कोई डिसीजन दे दिया और जो सही नहीं है, तो उसका जो डिसीजन है उसको स्क्वैश कर देगा कोर्ट, अपर कोर्ट, और वो जो भी केस होगा उसको खुद की तरफ बुला लेगा कि भाई इस केस को अब हम लोग देखेंगे, ठीक है, उसका ऑर्डर स्क्वैश करके और वो जो केस है उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा हायर जुडिशरी की तरफ। तो ये होता है क्योर, कि भाई कुछ गलत डिसीजन ले लिया या कुछ डिसीजन ठीक नहीं है या ठीक नहीं लग रहा है, तो उसको स्क्वैश करके ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो इसे सी से क्योर, ठीक है। अब क्यू वारंटो, क्यू मतलब ऐसा लग रहा है क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो ये होता है बाय व्हाट अथॉरिटी। अगर तुमने कोई पब्लिक ऑफिस पे तुम बैठे हो तो तुम किस अथॉरिटी से बैठे हो, अगर कोर्ट्स को डाउट हो रहा है, ठीक है, कि तुमने गलत तरीके से वो जॉब हासिल किया या वो जो पोजीशन है वो हासिल की, तो तुमसे पूछेंगे बाय व्हाट अथॉरिटी, तुम अपनी अथॉरिटी तुम प्रूफ करो इस चीज़ को, तो बाय व्हाट अथॉरिटी। तो ये हो गया, चारों हमने देख ली। अब इन चारों का देखते हैं हम लोग। पहला हैबियस कॉर्पस, क्वेश द ऑर्डर ऑफ द लोअर कोर्ट। ये कहाँ पढ़ा था हमने, यहाँ पे, तो ये यहाँ पे है, तो यहाँ पे क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी, तो ये यहाँ है लिबर्टी वाला, तो इन्होंने इंटरचेंज कर दिया, तो ये गलत, ये गलत, ये गलत, तो ऑप्शन में क्या है, 2 ही सही होंगे, तो हमारा ऑप्शन ये डी सही है, सेकंड एंड फोर्थ। अमेंडेमस, कमांड टू परफॉर्म ऑफिशियल ड्यूटीज, ये ठीक है, और क्यू वारंटो, इंक्वायर लीगलिटी ऑफ क्लेम ऑफ अ पर्सन टू पब्लिक ऑफिस, ये भी ठीक है, अभी बताया मैंने आपको, तो सेकंड और फोर्थ सही है। नेक्स्ट देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है ना, ये आर्टिकल 25 से 28 तक है, ठीक है। इसको कैसे याद करना, 25 तो याद कर लेना आप, ठीक है, कि 25 से शुरू हो रहा है और कहाँ तक, 28 तक। देखो 5 से 8 बनता है, 5 है उससे 8 बना दिया हमने, तो 28 तक, और 29 30 हमने पढ़ ही लिए, तो थोड़ा सा ऐसे ट्रिक बनाना और याद हो जाएगा। अब इसमें 3 स्टेटमेंट्स हैं और एक भी ठीक हो सकते हैं, तीनों ठीक हो सकते हैं, ध्यान देना इस चीज़ में। तो अब देखते हैं हम लोग। पहला चीज़, राइट टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट कैन बी रिस्ट्रिक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ ओनली। नहीं, यहाँ ओनली गलत है। उस वाले स्टेटमेंट में अपने 17 देखा था, उसमें ओनली गलत नहीं था, यहाँ ये ओनली गलत है, क्योंकि सिर्फ 3 रिस्ट्रिक्शन पे आप अपना रिलीजन को, सिर्फ 3 रिस्ट्रिक्शन अपने रिलीजन को प्रोफेस, प्रैक्टिस और प्रोपोगेट करने के लिए नहीं, ये 3 रिस्ट्रिक्शंस नहीं, एक और है। अगर कोई और प्रोविजन है जो फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है, वो कोई और प्रोविजन जो फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है, अरे बात समझ में। अब ऐसे कहना है कि सिर्फ मॉरलिटी की बात हो रही है, हेल्थ की बात हो रही है या पब्लिक ऑर्डर की बात हो रही है, इसको मेंटेन करने के लिए हम रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, पर नहीं और भी है, अगर किसी फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है तो वो भी हम रिस्ट्रिक्शन इस पर लगाया जा सकता है। अरे बात समझ में। तो ये ओनली गलत है। वैसे भी ये बहुत ही नैरो सा स्टेटमेंट हो गया, और जहाँ ये अदर आ जाता है ना कि कोई और अदर चीज़ें भी है इसमें, तो ये बहुत वाइड हो जाता है कि ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं, तो ये गलत हो गया, फर्स्ट गया, तो हमारा आंसर आ गया 3। पर फिर भी आगे देखते हैं। बीइंग अ सेकुलर डेमोक्रेसी, द स्टेट इज रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम रेगुलेटिंग और रेस्ट्रिक्टिंग एनी इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, पॉलिटिकल एक्टिविटी एसोसिएटेड विद रिलीजियस प्रैक्टिस। ऐसे कह रहा है कि हम सेकुलर डेमोक्रेसी है, ठीक है, तो स्टेट जो है वो रिस्ट्रिक्टेड है
रिस्ट्रिक्टेड है फ्रॉम रेगुलेटिंग या रिस्ट्रिक्टिंग, मतलब हम सेकुलर डेमोक्रेसी है तो हमारा जो स्टेट है वो रिस्ट्रिक्टेड है, उसको स्टेट है ना किसी भी रिलीजियस प्रैक्टिस को इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली या पॉलिटिकली उसको रेगुलेट नहीं कर सकता है। कोई भी रिलीजन है वो अपनी एक्टिविटी अपने हिसाब से करो, हमारा स्टेट उसको मना नहीं कर सकता है। ये ऐसा कह रहे हैं कि स्टेट कांट रेगुलेट एनी रिलीजियस एक्टिविटी, क्योंकि हम सेकुलर डेमोक्रेसी है। फ्रांस थोड़ी है यार, इंडिया है ना, ऐसा नहीं होता है हमारे यहाँ पे। हमारा स्टेट रेगुलेट करता है, हमारा स्टेट इनफैक्ट बहुत सारी चीज़ें रेगुलेट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल टेम्पल्स में फंड आ रहा है, वो भी काफ़ी बार रेगुलेट किया जाता है, काफ़ी टेम्पल्स का किया जाता है। उसके बाद में जैसे हज के लिए जाते हैं तो उस टाइम उसको भी फंडिंग मिलती है, उसके लिए भी स्कीम्स लाई जाती है। तो ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें जिनको स्टेट रेगुलेट करता है। जैसे पारसीज है तो उनके अंदर भी लाने के लिए, अवेयरनेस लाने के लिए कि उनका जो लास्ट राइट रिचुअल्स है उनको बेटर किया जाए, तो ऐसे करके स्टेट रिस्ट्रिक्ट करता है। सेकुलर डेमोक्रेसी होने के बाद भी हम लोग सारे रिलीजन्स में इक्वली पार्टिसिपेट करते हैं। हमारा ये सेकुलर डेमोक्रेसी है, हमारा पॉजिटिव सेकुलरिज्म है। हमने पढ़ा था प्रियम्बल में, नेगेटिव नहीं है, फ्रांस में नेगेटिव है। ये फ्रांस के लिए स्टेटमेंट ठीक है, हमारे यहाँ पे नहीं है। अरे बात समझ में, क्योंकि फ्रांस में ऐसे रिस्ट्रिक्टेड है स्टेट। अब देखो नेक्स्ट, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ आर्टिकल 25 द हिंदूज इंक्लूड 6 जैन्स बुद्धिस्ट ओनली। अब देखो यहाँ ओनली बिल्कुल ठीक है, ऊपर ओनली गलत था, यहाँ ओनली एकदम ठीक है। आप ओनली देख के इसको कट कर दोगे, क्यों ठीक है? क्योंकि हाँ, हिंदूज में 6 जैन्स और बुद्धिस्ट को काउंट किया गया है आर्टिकल 25 में, और सिर्फ 3 ही रिलीजन्स को काउंट किया है हिंदू में। अरे बात समझ में, तो आर्टिकल 25 में ये चीज़ें हैं, थोड़ा सा ध्यान रखना। अब आगे देखते हैं एक सेकेंड इसमें 20th क्वेश्चन। अब देखो अगेन इसमें सिर्फ इनकरेक्ट बताना है, और ध्यान से देखना, दो ही सही है, तीनों सही नहीं हो सकते, मतलब एक तो पक्का गलत है। अब देखते हैं इसमें, इट प्रोटेक्ट्स अ पर्सन फ्रॉम बीइंग कंपेल्ड टू बी विटनेस्ड अगेंस्ट सेल्फ। ये बात ठीक है, किसी को भी अपने खिलाफ विटनेस नहीं बनाया जा सकता है। देखो अगर कोई कोर्ट में जा रहा है और कोई कन्विक्टेड है तो उससे ना अगर उसने ऐसा कहते कि हाँ भाई मैं गलत हूँ, मैंने खून किया है, तो वो नहीं माना जाता है। उसका जो उसने अगर खुद को एज अ विटनेस रख दिया कि हाँ भाई मैंने ही मारा है ऐसा ऐसा करके, तो उसको सज़ा नहीं होती है। हाँ, अगर वो कह दे कि मैंने नाइफ़ यूज़ किया है मारने के लिए, तो अगर पुलिस वो नाइफ़ ढूंढ लेती है, अगर कहीं छुपाया और उसने बता दिया कि मैंने यहाँ छुपाया है, तो वो एज अ प्रूफ यूज़ करेंगे और उसके बाद में उसको पनिशमेंट मिलेगी। अनटिल एंड अनलेस ये नहीं मिलता है या कोई प्रूफ नहीं मिल रहा है, तो सिर्फ उसको विटनेस खुद के खिलाफ बना के उसको सज़ा नहीं दी जाती है। ठीक है, ये हमारा इंडियन जुडिशियल सिस्टम है। तो ये आर्टिकल 20 ये बिल्कुल ठीक है कि नो वन कैन बी कंपेल्ड टू बी विटनेस्ड अगेंस्ट सेल्फ। तो फर्स्ट ठीक है, तो हम लोग किसको कट करेंगे, इसको और इसको, क्योंकि इनकरेक्ट पूछा है ना, तो ये तो फर्स्ट तो ठीक है। अब देखते हैं थर्ड, तो मतलब गलत है, यहाँ पे दोनों में मेंशन है। अब देखो थर्ड देखते हैं पहले क्यों गलत है ये। इट प्रोवाइड्स अ पर्सन हु हैज़ बीन अरेस्टेड राइट टू कंसल्ट एंड बी डिफेंडेड बाय अ लीगल प्रैक्टिशनर। ये आर्टिकल 22 में है। ठीक है, ये तो जो 20 है वो पर्सनल लिबर्टी के बारे में है। ठीक है, कि भाई खुद को किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते हो, ऐसे वैसे चीज़ें खुद के बारे में। और उसके बाद में ये लीगल प्रैक्टिशनर हायर करना, कंसल्ट करना, डिफेंड करना, ये सब आता है आर्टिकल 22 में, 20 में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए 20 ये वाला थर्ड वाला गलत है। सेकेंड देखते हैं, इट प्रोटेक्ट्स अ पर्सन फ्रॉम प्रोसिक्यूशन एंड पनिशमेंट फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। ये भी ठीक है, पर्सनल लिबर्टी के बारे में बात कर रहा है किसी एक की। ये क्या कह रहा है कि अगर कोई बंदा, जैसे मान लो खून कर दिया किसी ने, उसको 7 साल की सज़ा मिल गई, एक बारी में वो सज़ा काट के बाहर आया, दोबारा केस कर दिया कि भाई इसने मारा था, फिर से इसको 7 साल की सज़ा मिल गई। मतलब सेम ऑफेंस के लिए यू कांट पनिश फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। एक बारी से ज़्यादा तुम उसको पनिश नहीं कर सकते हो फॉर द सेम ऑफेंस। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों ठीक है, ए इनकरेक्ट है, मतलब ये जो थर्ड वाला है वो इनकरेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं 21st, आर्टिकल 18 के बारे में पूछा है और सिर्फ करेक्ट पूछा है। तो अब देखते हैं, देखो आर्टिकल 18 को कैसे याद करना। आर्टिकल 18 क्या होता है, टाइटल्स के अबॉलिशन के लिए होता है कि कोई भी टाइटल्स नहीं दिया जाएगा किसी को भी। जैसे राजा महाराजा अपने आगे लगाते थे, वो वाले टाइटल्स नहीं होंगे। अब इसको कैसे याद करना आप, देखो पुराने ज़माने में राजा महाराजा होते थे, तो जब इनका प्रिंस 18 ईयर्स का हो जाता था तो उनका राज तिलक करते थे। ऐसा होता नहीं था बेसिकली, 18 ईयर्स का कोई उनका रूल नहीं था, उनका राज तिलक कर देते थे 18 ईयर्स पे। सिर्फ आप याद करने के लिए करना, इमेजिनेशन करो, इसको विजुअलाइज करो। और 18 ईयर्स का होने के बाद हमें राइट टू वोट मिलता है आज के टाइम पे। तो इस टाइम में मोनार्की था, अब हमारे पास डेमोक्रेसी है। तो अब क्या हो गया, 18 साल 18 से कनेक्ट हो रहे हैं, तो 18 पे ही टाइटल्स अबॉलिश कर दिए गए। अरे बात समझ में, थोड़ा सा इससे कनेक्ट करना, मैं ऐसे याद करती हूँ तो याद हो जाता है।
अब देखो, अ फॉरनर होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द स्टेट कैन नॉट एक्सेप्ट एनी टाइटल फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट विदाउट द कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट और गवर्नर ऑफ द स्टेट। ठीक है, ध्यान देना इस चीज़ को, ये यहाँ तक ठीक है। मैंने बोला है ना, कोई भी क्वेश्चन में अगर एक्स्ट्रा चीज़ ऐड कर रहा है ना तो वो गलत करने के लिए कर रहा है। गवर्नर का यहाँ कोई रोल नहीं है कि कोई भी, ये बात ठीक है, ये अपना स्टेटमेंट ठीक है, और ये मेंशन भी है कि कोई भी फॉरनर है अगर कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वो होल्ड कर रहा है हमारे स्टेट के अंडर में, तो वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता है कोई भी टाइटल किसी भी दूसरे फॉरेन स्टेट से बिना कंसेंट किसके, प्रेसिडेंट के, बिना प्रेसिडेंट के कंसेंट के। पर गवर्नर का इसमें कोई रोल नहीं होता है, सिर्फ प्रेसिडेंट वर्ड मेंशन है, ध्यान रखना इस चीज़ को। उसके बाद में इट प्रोहिबिट्स द स्टेट फ्रॉम कन्फरिंग एनी टाइटल, इट प्रोहिबिट्स द स्टेट फ्रॉम कन्फरिंग एनी टाइटल ऑन एनी बडी। देखो ऐसा नहीं है, एक सेकेंड, ऑन एनी बडी एक्सेप्ट, एक्सेप्टेशंस भी है इसमें, एक्सेप्शंस भी है इसमें, क्या बोल रही हूँ मैं, एक्सेप्शंस भी इसमें देखो क्या है, मिलिट्री का और एकेडमिक। ठीक है, स्टेट पे है रिस्ट्रिक्शंस कि किसी को भी कोई टाइटल नहीं दिया जाएगा जैसे महाराजा वगैरह, बट मिलिट्री और एकेडमिक, क्योंकि मिलिट्री में ऐसे होता है ना सूबेदार, लेफ्टिनेंट, तो ऐसे करके चीज़ें होती है तो उनमें ऐसा रैंक दिया जाता है। एकेडमिक में जैसे PhD करने वालों के नाम के आगे डॉक्टर लगाया जाता है, तो उस हिसाब से लॉयर्स वगैरह के लिए तो ये डॉक्टर जो स्टेट है वो टाइटल दे सकती है सर्टेन लोगों को। अरे बात समझ में, पर एक्सेप्ट फॉर मिलिट्री और एकेडमिक, कोई एजुकेशनल हो या फिर कोई मिलिट्री में हो तो उनके अलावा दिया जा सकता है। तो इसमें एक्सेप्शंस है, तो ये गलत है, ये भी गलत है, क्योंकि दोनों में मिस्टेक कर दी इन्होंने, तो नाइदर 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 में कोई बताया गया कि कोई मतलब कि सर्टेन लॉ है और वो अगर कॉन्ट्रावीन कर रहा है फंडामेंटल राइट के साथ तो वो लॉ नहीं माना जाएगा, ऐसा करके इसमें चीज़ें हैं आर्टिकल 13 में। कितने पॉइंट है इसमें, 3 है, हम देखेंगे इनको बारी बारी, और ऑप्शंस में देख लो तीनों सही नहीं है, कोई एक पक्का गलत हो सकता है, और यहाँ पे 1 के करेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा है क्योंकि तीनों में ही है ये, पर शायद गलत हो जाए, तो हम देखते हैं इसको एक बारी। इट प्रोवाइड्स फॉर द डिक्लेरेशन ऑफ लॉज एज वॉइड इफ़ दे आर इनकन्सिस्टेंट विद एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। ये मैंने आपको बताया यहाँ पे कि ये डिक्लेयर करता है कि कोई भी लॉ अगर लॉ वॉइड हो जाएगा अगर वो इनकन्सिस्टेंट है फंडामेंटल राइट के साथ, अगर वो इनकन्सिस्टेंट है फंडामेंटल राइट्स के साथ कोई भी लॉ, तो उसको वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो ये बिल्कुल ठीक है फर्स्ट वाला। उसके बाद में डेफिनेशन ऑफ लॉ अंडर इट डज नॉट इंक्लूड नॉन लेजिस्लेटिव सोर्सेज ऑफ लॉ। ये ऐसा कह रहा है कि भाई ये जो लॉ है, डेफिनेशन है लॉ की आर्टिकल 13 में, उसमें नॉन लेजिस्लेटिव सोर्सेज जो लॉ के हैं वो नहीं आते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, क्यों नहीं आते हैं, इसमें सर्टेन लॉज आते हैं, इसमें सब कुछ आता है, इंक्लूड्स, देखो मैं बताती हूँ, इसमें कोई भी लॉ पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर निकाले, वो ऑर्डिनेंस निकाले, प्रेसिडेंट या गवर्नर दोनों, उसके बाद में कोई भी ये लेजिस्लेटिव लॉ आ रहा है, कोई भी नॉन लेजिस्लेटिव सोर्सेज है लॉ का, ठीक है, सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होगी। ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ नॉन लेजिस्लेटिव सोर्सेज, कोई भी लॉ फंडामेंटल राइट को कॉन्ट्रावेन करेगा तो वो लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना जाएगा। ठीक है, नॉन लेजिस्लेटिव सोर्सेज जैसे फॉर एग्जांपल, नॉन लेजिस्लेटिव से हम क्या समझ रहे हैं कि जो किसी लॉ से नहीं आए, जैसे कोई कस्टम्स चलता आ रहा हो, कोई रीति रिवाज चलता आ रहा हो कि सर्टेन काम तो यही लोग करते हैं, हमेशा से यही होता आ रहा है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अगर वो फंडामेंटल राइट के साथ कॉन्ट्रावेन कर रहे हैं तो ये कस्टम्स नहीं माने जाएंगे। ठीक है, अगर वो इनकन्सिस्टेंट है फंडामेंटल राइट्स के साथ, तो एक फर्स्ट बिल्कुल ठीक है, सेकंड गलत है। ठीक है, कि डेफिनेशन ऑफ लॉ में ऐसा कुछ नहीं होता है कि भाई नॉन लेजिस्लेटिव सोर्सेज काउंट नहीं होते हैं, सारे लॉ काउंट होते हैं, कोई भी लॉ। ठीक है, उसके बाद में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कैन नॉट बी चैलेंज्ड इवन इफ इट वॉयलेट्स द फंडामेंटल राइट्स। जैसे कह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर दिया तो वो अगर वो चैलेंज नहीं किया जाएगा अगर वो वायलेट करता है फंडामेंटल राइट्स को, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये लेकर आए थे, मतलब ये वाला अमेंडमेंट लेकर आए थे इंदिरा गांधी जी के टाइम पे कि भाई ऐसा सो एंड सो हो जाएगा, शायद 24th अमेंडमेंट था कि भाई 24th और 25th दोनों ही थे मेरे हिसाब से। केशवानंद भारती जजमेंट में इनको चैलेंज किया था, केशवानंद भारती जजमेंट में इनको चैलेंज किया था कि भाई ऐसा हो सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाए और फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट करेंगे तो वो अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा। मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है वो लॉ नहीं है अंडर आर्टिकल 13। जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है वो लॉ नहीं है अंडर आर्टिकल 13। ये अमेंडमेंट लाने की कोशिश की थी पर सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्ट्रक डाउन कर दिया कि नहीं, ऐसा नहीं है। अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है तो फिर वो लॉ नहीं है, मतलब फिर वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना जाएगा वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट।
ठीक है। और अगर ये वायलेट करता है फंडामेंटल राइट्स को, या फिर जो फॉर्म कर रहा है बेसिक स्ट्रक्चर, अगर कोई फंडामेंटल राइट है वो बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करता है तो ये नहीं माना जाता है, ये अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा, अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। अब देखो सारे के सारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में नहीं है, वो बेसिक स्ट्रक्चर में नहीं आते हैं। ये बात ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बेसिक स्ट्रक्चर में सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स नहीं आते हैं। अगर सारे के सारे आएंगे तो बहुत सारे लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएंगे। सारे फंडामेंटल राइट्स नहीं आते हैं, उनका कुछ कुछ एलिमेंट्स लिया गया है बेसिक स्ट्रक्चर में, ठीक है। तो ये नहीं होता है। अब उसके बाद में क्या था हमारा, ये समझ में आ गया आपको कि ये केशवानंद भारती जजमेंट में इसको कर दिया था, कैन नॉट बी चैलेंज्ड। तो ये सेकंड भी गलत, थर्ड भी गलत हो गया। इससे हमारा क्या ठीक हो गया, फिर सिर्फ 1 ओनली इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब देखते हैं 23rd, इसमें कोई 2 सही हो सकते हैं या फिर तीनों ही सही हो सकते हैं। चलो देखते हैं हम लोग। The concept of equality before law has been taken from the American Constitution and the concept of equal protection of law is of British origin. Constitution ये कह रहा है कि concept of equality before law ये अमेरिका से लिया हुआ नहीं, ये ब्रिटिश से लिया गया है। और जो ये है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये अमेरिका से लिया गया है। मैं बताती हूँ कैसे, इसको कैसे याद करना। इसको मैं ऐसे याद करती हूँ, देखो कानून की नज़र में सब बराबर है। आपने डायलॉग सुना होगा बहुत सारी मूवीज़ में। तो कानून की नज़र में सब बराबर है, इक्वालिटी बिफोर लॉ इसका मतलब होता है। तो ये हम बोलते आ रहे हैं और हमारे ऊपर ब्रिटिश ने काफ़ी टाइम राज किया, तो उससे ये एलिमेंट आया है हमारी इंडियन सोसाइटी में कि इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून के आगे सब बराबर है, कानून की नज़र में सब बराबर है, ठीक है। इक्वालिटी बिफोर लॉ। अब देखो अमेरिका कॉन्स्टिट्यूशन है वो ज़्यादा वाइड है, अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो थोड़ा ज़्यादा पावर्स देता है इस कॉन्टेक्स्ट में। तो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात की, अगर कोई लॉ बन रहा है तो उसके लेजिस्लेशन से लेकर एग्जीक्यूटिव तक सबका प्रोटेक्शन मिल रहा है, ठीक है। तो ये इसमें तो बोल रहे हैं कि सिर्फ लॉ के आगे सब बराबर है, विच मीन्स जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाती हूँ कि कोई 2 पर्सन है, ये बहुत पुअर है, ये बहुत रिच है, ठीक है। या फिर जैसे फॉर एग्जांपल एक सेकेंड लेट मी थिंक, अगर ये दोनों आ रहे हैं या फिर देखो जैसे फॉर एग्जांपल ये भी नहीं, अगर जैसे कोई स्पेशली एबल्ड पर्सन है, ठीक है, कोई स्पेशली एबल्ड पर्सन है और उनके लिए वो नहीं रखा है कि भाई क्या कहते हैं उसको, सर्टेन वो रैम्प्स वगैरह होता है ना उनके चढ़ने के लिए, ये वो करके, तो वो नहीं रखा गया। तो ये तो ब्रिटेन वाले बोलेंगे कि ये तो भाई इक्वालिटी बिफोर लॉ है, ठीक है, कि सब लोग इक्वल है तो हम तुम्हारे लिए स्पेशल नहीं करेंगे। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ में इनको ये रैंप वाली जो चीज़ है वो मिलेगी, ठीक है। मतलब ऐसा करके कुछ होता है, मेरे को एग्जैक्ट एग्जांपल याद नहीं आ रहा, पर मैं सिंपली बता रही हूँ कि ऐसी ऐसी चीज़ें होती है कि जो इक्वालिटी बिफोर लॉ है वो ब्रिटिश का है और जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है वो अमेरिकन का है, ठीक है। ये बात रखना क्योंकि ये एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव दोनों से प्रोटेक्शन देता है, ठीक है, लॉ बनाने वाले से भी और लॉ एग्जीक्यूट करने वाले से भी। और ये जो है इक्वालिटी बिफोर लॉ ये सिर्फ एग्जीक्यूटिव से प्रोटेक्शन देता है, लेजिस्लेचर से नहीं देता है, ठीक है। अब देखो इसमें ये कह रहा है इक्वालिटी बिफोर लॉ इज अ नेगेटिव कॉन्सेप्ट विच कनोट्स द एब्सेंस ऑफ एनी स्पेशल प्रिविलेजेस इन फेवर ऑफ एनी पर्सन। ये बात मैंने ऊपर आपको समझाई कि इक्वालिटी बिफोर लॉ जो है वो थोड़ा सा नेगेटिव कॉन्सेप्ट है क्योंकि वो किसी भी बंदे को स्पेशल प्रिविलेज नहीं देता है अगर उसको ज़रूरत है तो भी, ठीक है। किसी को बंदे को स्पेशल प्रिविलेज नहीं देता है इन फेवर ऑफ किसी भी एनी पर्सन, ठीक है, सबको इक्वल प्रोटेक्शन है। अब इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ इज़ अ पॉजिटिव कॉन्सेप्ट विच कन्वर्ट्स द इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट अंडर इक्वल सर्कमस्टांसेस। पर ठीक है कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ पॉजिटिव है। क्यों पॉजिटिव है? क्योंकि वो इक्वल ट्रीटमेंट करता है इक्वल सर्कमस्टांसेस में। जो लोग इक्वल है उनके साथ इक्वल ट्रीटमेंट है, जो लोग अनइक्वल है, एक स्पेशली एबल्ड पर्सन है और एक हट्टा खट्टा बंदा है, तो इन दोनों के वो दोनों इक्वल नहीं है ना, दोनों अनइक्वल है। तो उस हिसाब से तो इक्वल सर्कमस्टांसेस में इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट होना चाहिए, वो पॉजिटिव है। और यहाँ पे किसी को भी स्पेशल प्रिविलेज है ही नहीं, सबको एक समान मान लिया कि सबकी प्रॉब्लम्स एक जैसी है, सबके इश्यूज एक जैसे हैं। तो ये इक्वालिटी बिफोर लॉ नेगेटिव होता है और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ पॉजिटिव होता है। तो सेकेंड एंड थर्ड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें देखो इनमें से कौन सा करेक्ट है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में पूछा है, नो मैन कैन बी पनिश्ड एक्सेप्ट फॉर अ ब्रीच ऑफ लॉ।
ये बात ठीक है। कोई भी किसी भी इंसान को पनिश नहीं किया जा सकता है सिर्फ एक्सेप्ट फॉर ब्रीच ऑफ लॉ। अगर उसने कोई लॉ कानून नहीं तोड़ा है तब तक उसको पनिशमेंट नहीं दी जा सकती है, ठीक है। और ये कहाँ मेंशन है? ये मेंशन है आर्टिकल 14, ठीक है, नो आर्बिट्री अरेस्ट, ठीक है। उसके बाद में इक्वल सब्जेक्शन ऑफ ऑल द सिटीजन्स टू द ऑर्डिनरी लॉ ऑफ द लैंड, ठीक है। ये बात भी बिल्कुल सही है, राइट टू इक्वालिटी है ये, कि सबका सारे सिटीजन्स का इक्वली सब्जेक्शन किया जाना चाहिए ऑर्डिनरी लॉ ऑफ द लैंड में। सेकंड भी ठीक है, फर्स्ट और सेकंड दोनों ठीक है, तो हमारा आंसर पहले ही आ गया। पर थर्ड देखते हैं, द कॉन्स्टिट्यूशन इज द रिजल्ट ऑफ द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स रेदर देन कॉन्स्टिट्यूशन बीइंग द सोर्स ऑफ राइट्स। ये गलत बात है, बिल्कुल गलत है ये हमारे यहाँ नहीं होता है, ये इंडिया का प्रोविजन नहीं है। ये अमेरिका वालों का कह सकते हैं कि यूएसए का ऐसा प्रोविजन है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन इज द रिजल्ट ऑफ द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल रेदर देन कॉन्स्टिट्यूशन बीइंग द सोर्स ऑफ द इंडिविजुअल राइट, कि लोगों के राइट्स है तभी कॉन्स्टिट्यूशन बना है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है। हमारे यहाँ क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन सोर्स है राइट्स का, कॉन्स्टिट्यूशन बीइंग द सोर्स ऑफ इंडिविजुअल राइट्स। हमारे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ही है राइट्स का सोर्स। उससे पहले राइट्स थे क्या आप लोगों के पास ऐसे फंडामेंटल राइट्स? क्या भाई आप राइट टू इक्वालिटी मांग रहे हो या फिर रिजर्वेशन मांग रहे हो? नहीं होता है ना ऐसा। तो ये जो राइट्स है कॉन्स्टिट्यूशन में, यही कॉन्स्टिट्यूशन ही सोर्स है इंडिविजुअल राइट्स का। अरे बात समझ में, कॉन्स्टिट्यूशन इज द सोर्स ऑफ इंडिविजुअल राइट्स, ठीक है। और ये कॉन्स्टिट्यूशन रिजल्ट ऑफ द राइट्स कहाँ है? यूएसए में। हमारे यहाँ नहीं होता ऐसा। तो फर्स्ट एंड सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। 25 देखते हैं, आर्टिकल 15 provides that states shall not discriminate against any citizens on ground of religion, race, caste, sex, descent and place of birth। अब मैं बताऊँ, ये वर्ड है ना यहाँ पे इशू है, डिसेंट, ठीक है। ये डिसेंट का कोई प्रोविजन नहीं है, ठीक है। ये डिसेंट का यहाँ पे कोई प्रोविजन नहीं दिया हुआ है। बाकी चीज़ें हैं कि रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, इनके ऊपर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता है, पर डिसेंट वाला वर्ड यहाँ पे मेंशन नहीं है। ये ऐसे ही दिया है इन लोगों ने इसको, जस्ट टू मेक दिस स्टेटमेंट रॉन्ग, ठीक है। मतलब ये जो डिसेंट है इसके बेसिस पे हम लोग डिस्क्रिमिनेट किया जा सकता है। आइए बात समझ में। अब देखते हैं, फर्स्ट गलत हो गया, अब थर्ड सही है। मतलब द स्टेट इज एग्जेम्प्टेड टू मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। अब देखो आप इसको बोलोगे कि भाई गलत है, स्टेट एग्जेम्प्टेड नहीं है, क्योंकि स्टेट तो स्पेशल प्रोविजन कर सकता है ना। पर देखो यहाँ पे जो है आर्टिकल 15 है, फर्स्ट स्टेटमेंट दोबारा पढ़ना, कि प्रोवाइड्स दैट स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स। आ गया ना, कि इसके बेसिस पे स्टेट जो है वो स्पेशल प्रोविजन डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है। आगे यही जो यहाँ पे दिया हुआ है ना, यही रिस्ट्रिक्शंस, इसी को यहाँ पे सिंपल फॉर्म में लिख दिया कि स्टेट एग्जेम्प्टेड है टू मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन, कि भाई इन पे स्पेशल प्रोविजन नहीं बनाया जा सकता है। अरे बात समझो, तो ये बिल्कुल ठीक है। ये फर्स्ट को ही इन्होंने दूसरी भाषा में समझाया यहाँ पे, इसको आप गलत कर दोगे। मैंने भी जब इसको फर्स्ट टाइम देखा था तो मैंने इसको रॉन्ग माना था कि नहीं भाई स्पेशल प्रोविजन तो बना सकते हैं, पर ये आर्टिकल 15 के कॉन्टेक्स्ट में बात की और ये फर्स्ट वाले को ही इन्होंने एक्सपेंड करके लिखा है। अरे बात समझ में, तो ये वाला बिल्कुल ठीक है, थर्ड वाला सही है यहाँ पे। सेकेंड देखते हैं, ऑल द प्रोविजंस इन आर्टिकल 15 प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट द डिस्क्रिमिनेशन बाय द स्टेट्स ओनली। ये ऐसे कह रहा है कि जो आर्टिकल 15 है उसमें जो डिस्क्रिमिनेशन दिया हुआ है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, वो सिर्फ स्टेट के खिलाफ है। कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन कर रहा है या कोई इंडिविजुअल कर रहा है तो उनके खिलाफ नहीं है, ऐसा नहीं होता है, बिल्कुल ये गलत है, उनके खिलाफ भी है ये। पहली बात तो थर्ड ओनली इज द करेक्ट आंसर। अब देखो उसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें ये भी मेंशन होता है ना कि शॉप्स में जाने के लिए, रेस्टोरेंट्स, होटल्स, वेल्स, वो वाली जो लाइन है ना, वो भी तो मेंशन है, वो स्टेट थोड़ी है। तो ये प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, प्राइवेट इंडिविजुअल, उनके खिलाफ भी है, ये सिर्फ स्टेट के खिलाफ नहीं है, तो यहाँ ओनली गलत हो गया। तो हमारा थर्ड ओनली इज द करेक्ट आंसर। अब देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट आर्टिकल 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 19 के बारे में पूछा है हमसे, तो इसमें देखो इनकरेक्ट बताना है हमें, सिर्फ ध्यान देना, सिर्फ इनकरेक्ट बताना है। तो आर्टिकल 19, एवरी सिटीजन हैज़ द राइट ऑफ पीसफुल असेंबली ऑन पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट लैंड। ध्यान देना इस वर्ड पे, मतलब लोगों के पास अधिकार है कि वो असेंबली पीसफुल हुए किसी के पब्लिक या प्राइवेट लैंड पे। मेरा घर मेरा प्राइवेट लैंड है और आप लोग, मतलब आपका घर आपका प्राइवेट लैंड है और मैं वहाँ पे जा रही हूँ कि भाई मेरे को तो पीसफुली असेंबल करने का अधिकार है। मैं मेरे पड़ोसियों के घर में जाके खड़ी हो रही हूँ कि मुझे तो असेंबली होने का अधिकार है। तो ये बिल्कुल गलत है ना, कितना वाइड, कितना गंदा स्टेटमेंट बनाया उन्होंने कि प्राइवेट लैंड पे भी पीसफुल असेंबल किया जा सकता है। ऐसा नहीं होता है, किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी पे यू कांट गो एंड पीसफुली असेंबल देयर।
तो फर्स्ट गलत हो गया, इसको हटा दो, सिर्फ इनकरेक्ट बताना है ना हमें। फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन हैज़ गारंटेड द राइट ऑफ इफेक्टिव बार्गेनिंग टू ट्रेड यूनियंस। ठीक है, कि आपको फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन है तो आपको ये भी अधिकार मिल गया कि आप अफेक्टिवली बार्गेन कर सकते हो किसी भी ट्रेड यूनियन के साथ, ये राइट है आपके पास। नहीं है ना ऐसा, हमें सिर्फ फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन है, हमें बार्गेनिंग करने का अधिकार किसने दिया कि हम लोग बार्गेन करेंगे? नहीं, ये बिल्कुल गलत है, बार्गेनिंग करने का अधिकार नहीं है हमारे पास, सिर्फ एसोसिएशन फॉर्म करने का अधिकार है। तो सेकंड भी गलत हो गया, इसको हटा दो। अब देखो, राइट टू मूव आउट ऑफ द कंट्री इज ऑल्सो प्रोटेक्टेड अंडर आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 19 में है कि पूरे इंडिया में कहीं पे भी मूव करो, राइट टू मूव विद इन द कंट्री। ठीक है, ये आउटसाइड द कंट्री है ना, ये बाद में आया था सुप्रीम कोर्ट ने, और ये आर्टिकल 21 के अंदर आता है, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट में दिया था ये, और ये आर्टिकल 21 में काउंट किया गया है, इसमें काउंट नहीं किया गया है। अरे बात समझ में? तो ये हो गया इनकरेक्ट, तो 1, 2 एंड 3 तीनों इनकरेक्ट है। अब देखो, इसमें अगेन 3 पॉइंट्स है और तीनों पॉइंट्स में से मैं बताना है कि कौन सा सही है। ठीक है, तो आर्टिकल 20 के कॉन्टेक्स्ट में जो लिबर्टी के, पर्सनल लिबर्टी के बारे में बात कर रहे हैं, हमने ऊपर भी देखा, इसको दोबारा देखते हैं। आर्टिकल 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्री पनिशमेंट ओनली टू द सिटीजन ऑफ इंडिया। ओनली टू द सिटीजन ऑफ इंडिया गलत है, मैंने आपको पहले भी बताया, याद करवाया था ना कि कौन कौन से सिटीजन को मिलते हैं। आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30, ये 15, 16 याद करना, फिर 19 से सीधा 29 और 30, ये सिर्फ सिटीजन्स को मिलेंगे। आर्टिकल 20 सबके लिए है, सिर्फ सिटीजन्स के लिए नहीं है, यहाँ ओनली गलत हो गया, ये सिर्फ सिटीजन्स के लिए नहीं है, सबके लिए है, तो फर्स्ट गलत हो गया। सेकंड देखते हैं, प्रोटेक्शन अगेंस्ट इम्पोजिंग रेट्रोस्पेक्टिव पेनल्टीज इज ओनली फॉर द क्रिमिनल लॉ एंड नॉट फॉर सिविल लॉ। ये बात भी ठीक है, ये कह रहा है कि जो प्रोटेक्शन मिल रही है कि कोई भी रेट्रोस्पेक्टिव इम्पोजिंग पेनल्टीज इज ओनली फॉर द क्रिमिनल लॉ, ये प्रोटेक्शन सिर्फ क्रिमिनल लॉ के लिए मिल रही है, सिविल लॉ में ऐसा नहीं होता है। अब इसको मैं आपको एक एग्जांपल से बताती हूँ। देखो, वोडाफोन का केस चल रहा था और उन्होंने क्या किया कि कोई लूप होल ढूंढा हमारे लॉज में, ठीक है, और वो इस बात से वो केस जीत भी गए थे, पर बाद में क्या किया कि हमारा जो लॉ है उसको अमेंड कर दिया हम लोगों ने और उसमें चेंज कर दिया इस लूप होल में, और फिर हमने पेनल्टी मांगी वोडाफोन से कि आप हमें पेनल्टी दो, क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें कहता है कि हम, ये तो सिविल लॉ हो गया ना पेनल्टी वाला, ये जो लॉ, ये वोडाफोन वाला जो केस है वो सिविल लॉ है, क्रिमिनल लॉ नहीं है। ठीक है, तो हम इसमें अमेंडमेंट कर सकते हैं। रेट्रोस्पेक्टिव मतलब पहला का कोई, पहले जो लॉ बना हो और उसके अंदर बाद में अगर किसी ने कोई वो कर दिया हो, लॉ ब्रेक कर दिया हो, तो हम उसमें अमेंडमेंट कर सकते हैं उस सिविल लॉ में। ठीक है, और उसमें कोई प्रोटेक्शन नहीं दी जाएगी, तो हमने इसमें अमेंडमेंट कर दिया और हमने फिर पेनल्टी मांगी वोडाफोन से कि अब हमें पेनल्टी दो, अब तो लॉ हमने चेंज कर दिया है। तो बाद में फिर ये इंटरनेशनल कोर्ट में गया और वहाँ हम केस हार गए थे कि भाई ऐसा नहीं होता है, पर हमारे कानून में ये अलाउ है कि हम किसी भी सिविल लॉ को रेट्रोस्पेक्टिवली अमेंड कर सकते हैं, कि केस चल रहा हो कोर्ट में और फिर हम उसको अमेंडमेंट करें, उसमें पनिशमेंट ऊपर नीचे कर दें, पेनल्टी कम ज़्यादा कर दें, ऐसा सिविल लॉ में हम कर सकते हैं। ठीक है, सिविल लॉ में कर सकते हैं। सिविल लॉ का एग्जांपल एक मैं आपको बताती हूँ, ये निर्भया रेप केस हुआ था जो दिल्ली में, तो उनके जो थे आरोपी, उसके अंदर एक बंदा था जो अंडर एज था। ठीक है, मतलब अंडर एज 18 के अंडर में था वो, तो उसका क्या हुआ कि हमारे ऐसा लॉ है कि जो नाबालिग होते हैं उनको हम लोग फांसी वगैरह ये चीज़ें नहीं देते हैं। ठीक है, तो वो बचा कैसे? अब हम ये जो है ये क्रिमिनल लॉ है, किसी का खून करना एंड ऑल, ये सब, ये सारी चीज़ें क्या होता है, क्रिमिनल लॉ होता है। तो इसमें रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट नहीं कर सकते कि वो बंदा बैठा है जेल में और अब हम उसमें अमेंडमेंट कर रहे हैं इस केस सीन में, कि हम अमेंड कर रहे हैं कि भाई नहीं, अब तो हम जो नाबालिग हैं उनको भी हम लोग कर सकते हैं, फांसी की सज़ा दे सकते हैं। ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे हम लोग अमेंडमेंट नहीं कर सकते क्योंकि क्रिमिनल लॉ है, ये प्रोटेक्शन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, इसलिए बंदा बच गया था। अरे बात समझ में? तो अगर वो बंदा माइनर है और उस टाइम उसने क्राइम किया है तो उसको नहीं होता है, उसको सिर्फ बाल सुधार गृह में बेचा जाता है और वहाँ से उसको निकाल के आगे बेचा जाता है, पर फांसी वगैरह ऐसा सीन नहीं होता है हमारे यहाँ पे। तो ये होता है क्रिमिनल केस जहाँ पे हम लोग अमेंड नहीं कर सकते, और ये होता है सिविल लॉ जहाँ पे हम अमेंड कर सकते हैं। तो आगे बात समझ में आपको दोनों केस समझ आ गया ये? तो ये वाला बिल्कुल ठीक है। प्रोटेक्शन, इसको ध्यान से पढ़ना, लेकिन इसमें मैं कंफ्यूज हो गई थी कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट इम्पोजिंग रेट्रोस्पेक्टिव पेनल्टीज इज ओनली फॉर द क्रिमिनल लॉ, ये प्रोटेक्शन सिर्फ क्रिमिनल लॉ के लिए है और हम अमेंड कर सकते हैं सिविल लॉ को रेट्रोस्पेक्टिवली। अरे बात समझ में? तो सेकंड बिल्कुल ठीक है। थर्ड देखते हैं, प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जियोपैरिटी इज ऑल्सो अवेलेबल इन प्रोसीडिंग्स बिफोर एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी। ठीक है,
डबल जियोपैरिटी क्या होता है? वही सेम ऑफेंस के लिए पनिशमेंट अगेन ये नहीं होता है, 2 बारी या 3 बारी जितना भी पनिशमेंट नहीं दी जा सकती। एक बार गलती की, एक बार सज़ा काटो, बाहर आ जाओ, तो ये ठीक है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जियोपैरिटी इतना ठीक है। इज़ ऑल्सो अवेलेबल इन प्रोसीडिंग्स बिफोर एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़, ये नहीं होता है। एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ के लिए ऐसी चीज़ें नहीं होती है, ये सिर्फ बाकियों के लिए है। ये अवेलेबल है बिफोर कोर्ट ऑफ लॉ या ट्रिब्यूनल, ठीक है। डबल जियोपैरिटी किस में है? कोर्ट या ट्रिब्यूनल के लिए, ठीक है। वो नहीं कर सकते हैं ये डबल जियोपैरिटी वाला, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ कर सकती है, क्योंकि उनका केसेस अलग होता है ना, उनका सीन अलग होता है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ कर सकते हैं। ये गलत है प्रोसीडिंग्स, ये ध्यान रखना, ये एक्सेप्शन है इसमें, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी वाला आर्टिकल 20 में, इसको ध्यान रखना। ये कोर्ट और ट्रिब्यूनल के अगेंस्ट में होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ के अगेंस्ट में नहीं होता है, ये एक्सेप्शन है, तो इसको याद रखना। सेकंड भी, थर्ड भी गलत हो गया, तो सही हमारा कौन सा है? सिर्फ सेकंड ओनली। अरे बात समझो। अब देखते हैं नेक्स्ट, इसमें क्या है? ओनली पार्लियामेंट हैज़ द पावर टू लेजिस्लेट विद रिगार्ड टू प्रिवेंटिव डिटेंशन। ध्यान देना, प्रिवेंटिव डिटेंशन का पूछा है और बोला है कि सिर्फ पार्लियामेंट के पास राइट है। नहीं, देखो, प्रिवेंटिव डिटेंशन जो होता है उसका राइट स्टेट के पास भी है और उसका राइट पार्लियामेंट के पास भी है। पार्लियामेंट पूरी कंट्री के लिए, स्टेट विद इन दैट टेरिटरी, ठीक है। तो सिर्फ उसके बारे में बात करेंगे। पार्लियामेंट पूरी कंट्री की सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी के बारे में बात ध्यान में रख के प्रिवेंटिव डिटेंशन लगाता है। ये न्यूज़ में भी था पिछले साल। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन जो है वो स्टेट और पार्लियामेंट दोनों यूज लगा सकता है, सिर्फ पार्लियामेंट नहीं। ध्यान रखना ये वर्ड प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो ये फर्स्ट गलत हो गया। अब देखो सेकंड, नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री इन द वर्ल्ड, नो डेमोक्रेटिक कंट्री इन द वर्ल्ड, कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री ने प्रिवेंटिव डिटेंशन को इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाया है, एज इट हैज़ बीन डन इन इंडिया। जैसे इंडिया में प्रिवेंटिव डिटेंशन को कॉन्स्टिट्यूशन का इंटीग्रल पार्ट बताया गया है, वैसा और कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री ने पूरी वर्ल्ड में नहीं बनाया गया है, ठीक है। जब आप मेंस का पढ़ोगे तो आप ये पढ़ोगे कि भाई ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है कि कोई भी ऐसी डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है पूरे वर्ल्ड में जिसने प्रिवेंटिव डिटेंशन को इंटीग्रल पार्ट बनाया हो अपने कॉन्स्टिट्यूशन का, जैसे ये इंडिया में किया गया है। अरे बात समझ में? तो ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है कि ऐसी कोई कंट्री नहीं है, भाई हम ही हैं जिसने प्रिवेंटिव डिटेंशन को इंटीग्रल पार्ट माना है कॉन्स्टिट्यूशन का। पर ध्यान देना, ये कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री की बात कर रहा है, यूँ ही कोई नॉर्थ कोरिया जैसे उन कंट्रीज़ की नहीं, सिर्फ डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ की बात की है। अरे बात समझ में? तो सेकेंड बिल्कुल ठीक है। थर्ड देखते हैं, ये 29th देखते हैं। क्या पूछा है इसमें? सिर्फ करेक्ट ही पूछा है। राइट्स प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 25 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर अवेलेबल ओनली टू सिटीजन्स ऑफ इंडिया। कौन कौन से थे सिटीजन्स के? 15, 16, 19, 29 और 30। इसमें है कहीं 25 मेंशन? नहीं है, तो ये गलत हो गया, ये फर्स्ट गया। देखते हैं हम सेकेंड। आर्टिकल 26 प्रोवाइड्स दैट नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन शैल बी प्रोवाइडेड इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हॉली मेंटेन्ड आउट ऑफ स्टेट फंड। और 28 क्या है? डील्स विद द राइट टू एस्टेब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशन फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पसेस। इन्होंने ना इसको इंटरचेंज कर दिया, इसलिए मैंने इसको सेकेंड वाले को भी साथ पढ़ा ताकि अपन पता लगा पाए। ये है आर्टिकल 26 और ये है आर्टिकल 28। इसको आप कैसे याद रखोगे कि ये कह रहा है कि राइट टू एस्टेब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशन ऑफ रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पसेस। तो पहले इंस्टीट्यूशन बनाओगे ना, पहले इंस्टीट्यूशन बनाओगे तभी उसमें रिजर्वेशन रखोगे। तो आर्टिकल 26 पहले आ रहा है, फिर 28 आता है। तो पहले हम इंस्टीट्यूशन राइट टू एस्टेब्लिश टू मेंटेन इंस्टीट्यूशन देंगे और फिर हम बताएंगे कि कोई भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है और स्टेट मेंटेन करता है तो उसके अंदर हम लोग कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे। कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है जिसको स्टेट मेंटेन करता है तो उसके अंदर कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दिया जाएगा कि आप सब लोग कल बुर्का पहन के आओ या फिर आप सब लोग कल मूली बांध के आना, तो ऐसा इंस्ट्रक्शंस नहीं दिया जाएगा, ठीक है। किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जिसको स्टेट फंड से चलता हो जो, ठीक है। इंस्ट्रक्शंस बाद में देंगे ना, पहले हम एस्टेब्लिश करेंगे इंस्टीट्यूशन। तो इंस्टीट्यूशन पहले एस्टेब्लिश करेंगे 26 के अंदर में और फिर उसके अंदर 28 में हम रिस्ट्रिक्शंस भी लगा देंगे सर्टेन कि सो एंड सो चीज़ें नहीं की जा सकते, ये नहीं किया जा सकता है। अरे बात समझ में? तो इसको थोड़ा सा ऐसे रिलेट कर लेना। तो ये 22nd भी गलत है, थर्ड भी गलत है, तो नन ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा था ये, 29th था ना, 30 देखते हैं। आर्टिकल 29 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी प्रोटेक्शन ओनली टू द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ इन इंडिया, ठीक है। आर्टिकल 29 जो है
वो प्रोटेक्शन देता है सिर्फ ओनली, यहाँ पे ओनली गलत है, पहले बता रही हूँ, यहाँ पे जो ओनली है वो गलत है, क्योंकि लिंग्विस्टिक नहीं, रिलीजियस माइनॉरिटीज़ भी इसमें इंक्लूडेड है। रिलीजियस और लिंग्विस्टिक दोनों के बारे में बात होती है आर्टिकल 29 में। और पहली बात, आर्टिकल 29 माइनॉरिटीज़ की बात नहीं करता है, आर्टिकल 29 और 30 माइनॉरिटी मेजॉरिटी दोनों की बात करता है, पर सिर्फ लिंग्विस्टिक के बेसिस पे नहीं होता है। पहली तो ये माइनॉरिटीज़ की बात ही नहीं करता है। दूसरी चीज़ ये, अगर आर्टिकल 29 30 से बात कर भी रहे हैं तो अगर पूछ लें कि कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ रिलीजियस माइनॉरिटीज़ की बात की है, तो नहीं, रिलीजियस और लिंग्विस्टिक दोनों माइनॉरिटीज़ की बात की गई है। आ रही है बात समझ में। और आर्टिकल 29 तो एनी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के बारे में बात करते हैं, यानी मेजोरिटी माइनॉरिटी दोनों। तो ये फर्स्ट गलत हो गया, सेकंड सही है ही, फिर भी देखते हैं एक बारी, थर्ड भी देखेंगे। सेकंड तो बिल्कुल ठीक है, हमने देखा भी। आर्टिकल 30 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स द राइट ऑफ रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस। ये बिल्कुल ठीक है, मैंने बताया था आर्टिकल 30 सिर्फ माइनॉरिटीज़ के बारे में बात करता है, कौन सी, रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़, तो 30 बिल्कुल ठीक है। Article 30 of the Constitution also includes right to religious or linguistic minorities to impart education to its children in its own language। देखो ये ऑफ कोर्स है ना, ये सेकंड को एलोबरेट करके रख दिया कि अगर उनके पास राइट है कि वो अपना एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोल सकते हैं, माइनॉरिटीज़ के पास राइट्स है कि वो अपना एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोल सकते हैं, तो उनके पास ये भी तो राइट है कि वो अपने बच्चों को उसी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में डालें, या फिर अपनी ही भाषा में, अगर उन्होंने अपना लिंग्विस्टिक अपना खोला है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, तो वो उस एजुकेशन को उसी भाषा में दे, ये भी तो वो कर सकते हैं ना, उनके पास ये भी राइट है। जैसे फॉर एग्जांपल जामिया मिलिया इस्लामिया, उन्होंने अपना एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोला, और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ की मैं बताऊँ, जैसे खालसा स्कूल होते हैं, या पंजाब है तो वहाँ पे पंजाबी लैंग्वेज सिखाई जाती है बच्चों को स्कूल में, इंपॉर्टेंट होती है उनको, उनके लिए सीखना, तो वो अपनी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ मतलब ये क्या जा सकता है कि वो अपने बच्चों को एजुकेशन उसी भाषा में दे। अरे बात समझ में, माइनॉरिटीज़ की बात हुई है यहाँ पे, ध्यान रखना आर्टिकल 30 में। तो ये सेकेंड और थर्ड ठीक है, इसमें डी इज द करेक्ट आंसर। ये देखते हैं इसमें भी आर्टिकल 30 के बारे में बात की है, और हमारे पास दो ऑप्शन है, 3 ऑप्शन ठीक नहीं हो सकते। तो अब देखो बात करते हैं इसमें हम, प्रोटेक्शन अंडर इट इज़ कन्फाइंड ओनली टू रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़। ये बात ठीक है, यहाँ पे ओनली आया है, पर ये ओनली ठीक है क्योंकि यहाँ पे रिलीजियस और लिंग्विस्टिक दोनों माइनॉरिटीज़ की बात की है। उसके बाद में इट प्रोवाइड्स दैट वाइल ग्रांटिंग एड स्टेट शेल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मैनेज्ड बाय द माइनॉरिटी। ये बात भी ठीक है। अब आप ऐसे सोचोगे कि भाई नहीं भाई, डिस्क्रिमिनेट किया जा सकता है कि जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है उसको हम लोग ज़्यादा एड दे दें, स्टेट उसको ज़्यादा फंड दे सकता है, ऐसा नहीं होता है। इसमें क्लियरली मेंशन है कि जो स्टेट है, मतलब ये वाला बिल्कुल ठीक है कि स्टेट जो है वो माइनॉरिटी के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा कि माइनॉरिटी है तो इसको ज़्यादा बेनिफिट दे दें और ये मेजोरिटी है तो इसको कम दे दें, ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा स्टेट के द्वारा। ठीक है, ये क्लियरली मेंशन है आर्टिकल 29 में। तो ये आर्टिकल 30 में, तो ये चीज़, इन चीज़ों को ना याद रखना। ये जो एक्सेप्शंस होते हैं जिसका अपन दिमाग नहीं लगा सकते एग्जाम में बैठ के, उन चीज़ों को याद रखना कि ये प्रोवाइड करता है कि भाई जब एड दे रहा है स्टेट तो वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा कि माइनॉरिटी तो इसको ज़्यादा पैसा दे दो या मेजोरिटी तो इसको कम दे दो, ऐसा नहीं होता है। तो सेकेंड बिल्कुल ठीक है, सेकेंड ठीक है हमारा। थर्ड देखते हैं, और सेकेंड ठीक है, फर्स्ट ये तो आंसर आ ही गया, थर्ड तो गलत हो गई क्योंकि फर्स्ट सेकेंड दोनों ठीक है ना हमारे। अब देखो, द टर्म माइनॉरिटी यूज्ड इन द आर्टिकल हैज़ बीन डिफाइंड क्लियरली इन द कॉन्स्टिट्यूशन। पहली बात तो मैंने बोला कोई एक्स्ट्रा वर्ड ऐड करते तो मतलब वो गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और दूसरी बात, डिफाइन नहीं किया गया या कॉन्स्टिट्यूशन में अनटचेबिलिटी डिफाइन नहीं किया गया है, तो ये क्यों डिफाइन करेंगे वो लोग माइनॉरिटी। ठीक है, नहीं डिफाइन किया गया, दोनों ही डिफाइन नहीं किया गया है, तो ये हो गया गलत थर्ड वाला। नेक्स्ट देखते हैं 32nd क्वेश्चन, पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज ओरिजिनल बट नॉट वाइड। ओरिजिनल है बट वाइड नहीं है। भाई सुप्रीम कोर्ट की पावर हमने देखा कितनी वाइड है, तो ये गलत है, वाइड क्यों नहीं है, बहुत वाइड है। ठीक है, तो ये वाला गलत हो गया, फर्स्ट यहीं गया, फर्स्ट गया तो आंसर आ गया, सेकेंड एंड थर्ड। और फिर भी देखते हैं सेकेंड थर्ड में क्या मेंशन है। आर्टिकल 32 कैन नॉट इन्वोक सिंपली टू डिटरमाइन द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर अनलेस इट डायरेक्टली इन्फ्लुएंसेस एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। ऐसे कह रहा है कि आर्टिकल 32 है, वो इसको ऐसे नहीं ला सकते हो, जो रिट वाली जो चीज़ है ना सुप्रीम कोर्ट की, नहीं ला सकते हो कि किसी भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी लाए अनटिल एंड अनलेस ये किसी भी फंडामेंटल राइट को इन्फ्लुएंस कराओ। ये बात बिल्कुल ठीक है। जो आर्टिकल 32 है ना, वो सुप्रीम कोर्ट के पास जो 5 राइट्स दी गई है वो सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं। ठीक है, कि अगर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आ रहा है उसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी तुम तब तक नहीं देख सकते हो जब तक कि वो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस ना करे फंडामेंटल राइट्स को। ठीक है, जब तक फंडामेंटल राइट्स पे बात नहीं आती तब तक तुम लोग इन राइट्स को नहीं ला सकते हो।
अरे बात समझ में, फंडामेंटल राइट पे बात आनी ज़रूरी है, तो ये बात ठीक है बिल्कुल, सेकेंड वाला स्टेटमेंट ठीक है। थर्ड देखते हैं, द हाई कोर्ट में रिफ्यूज टू एक्सरसाइज इट्स जुरिस्डिक्शन प्रोवाइडेड इन आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये बात ठीक है, कोर्ट अभी कुछ भी कर सकता है, वो रिफ्यूज़ कर सकता है कि मैं भाई अपनी जुरिस्डिक्शन नहीं एक्सरसाइज करूँगा अंडर आर्टिकल 226, तो ये बात ठीक है, उनके पास कोर्ट्स के पास राइट होता है ये करने का, तो सेकेंड एंड थर्ड ठीक है बिल्कुल। अब नेक्स्ट देखते हैं, पर इस चीज़ में ना एक ध्यान रखना, ये चीज़, ये जो है ना, सुप्रीम कोर्ट जो है वो नहीं रिफ्यूज़ कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट रिफ्यूज़ अंडर आर्टिकल 32, इस चीज़ को याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। हाई कोर्ट हालांकि ये कर सकता है, पर सुप्रीम कोर्ट ये नहीं कर सकता है। अरे बात समझ में, इसको कैसे याद रखना, जैसे घर के जो बड़े होते हैं ना, वो चीज़ों के लिए मना नहीं करते हैं, वो अपनी चीज़ें भी दे देते हैं, अपनी प्रॉपर्टी दे दी, अपने गिफ्ट्स दे दिए, अपना पैसे दे दिया, पर जो घर के छोटे बच्चे होते हैं ना, जो छोटे भाई वगैरह होते हैं या फिर छोटे बच्चे होते हैं, वो नहीं देते अपनी चीज़ें, मैं मेरा खिलौना नहीं दूंगा तोड़ने के लिए, ये वो, तो हाई कोर्ट के पास राइट होता है कि वो रिफ्यूज़ कर दे कि भी मैं नहीं एक्सरसाइज करूँगा तो नहीं करूँगा, पर सुप्रीम कोर्ट ऐसा नहीं कर सकते, उनके पास बहुत भारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, तो सुप्रीम कोर्ट नहीं डिनाई कर सकता है, हाई कोर्ट डिनाई कर सकता है, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना याद से, इसको पेपर में कंफ्यूज नहीं हो जाना। अब उसके बाद में 33rd देखते हैं, आर्टिकल 33rd प्रोवाइड्स फॉर द रिस्ट्रिक्शंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स व्हाइल मार्शल लॉ इज इन फोर्स इन एनी एरिया विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। एक चीज़ यहाँ याद रखना कि यहाँ पे सिर्फ आर्टिकल 32 के बारे में बात की गई है और किसी जजमेंट के बारे में बात नहीं की गई है सुप्रीम कोर्ट के, ठीक है, क्योंकि और ऐसे होता है ना, जैसे प्रेसिडेंट एडवाइस मांगता है, उस टाइम भी ऐसे इशू होता है कि सुप्रीम कोर्ट डिनाई कर सकता है एडवाइस के लिए, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनल इशू नहीं हो तो, मतलब ऐसा करके सीन होता है एक, ये एक्सेप्शन है, पर ये 32 वाला जो है ना, ये याद रखना, 32 में नहीं रिफ्यूज़ कर सकता सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, 33rd क्वेश्चन देखते हैं, आर्टिकल 33 प्रोवाइड्स फॉर द रिस्ट्रिक्शंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स व्हाइल मार्शल लॉ इज इन फोर्स इन एनी एरिया विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ये कह रहा है कि आर्टिकल 33 है वो प्रोवाइड करता है फंडामेंटल राइट के रिस्ट्रिक्शन में, अगर कोई मार्शल लॉ लग रहा है किसी भी टेरिटरी या किसी भी पार्ट, इंडिया के किसी भी पार्ट में अगर मार्शल लॉ लग रहा है तो वहाँ फंडामेंटल राइट्स पे रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है, फंडामेंटल राइट पे ही रिस्ट्रिक्शन लगा दिया, ऐसा कुछ नहीं होता है वहाँ पे, आर्टिकल 33 में ऐसा कुछ नहीं है कि वहाँ के फंडामेंटल राइट्स आ रहे हैं, सिर्फ वहाँ पे डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए, एक सेकेंड, सिर्फ डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए वहाँ पे हमने मार्शल लॉ लगाया है, क्योंकि वहाँ पे कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस बन गए थे, इसलिए ये ऑब्जेक्टिव है, फंडामेंटल राइट या एब्रोगेट करो या रिस्ट्रिक्ट करो, ऐसा करने की पावर है, ठीक है, आर्टिकल 33 में पार्लियामेंट को ऐसी पावर है कि भाई वो रिस्ट्रिक्ट कर सकता है फंडामेंटल राइट, एब्रोगेट कर सकता है, किसकी पावर्स को, लोगों के पावर, उनके जो वहाँ पे कर रहे हैं ना, जो वहाँ पे लगे हुए हैं आर्मी ऑफिसर्स या फिर जो भी है, उनकी पावर को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, पर ये नहीं है आर्टिकल, मैं बताती हूँ एक सेकेंड आपको, आर्टिकल 33 मैंने पहले भी बताया आपको, 3 आ रहा है, मतलब 3, वो ऐसे कहते हैं नेगेटिव नंबर है, 3 वाला, तो 3 2 बार नेगेटिव नंबर आ रही है, क्या करता है, एब्रोगेट या अबॉलिश या रिस्ट्रिक्ट कर सकता है फंडामेंटल राइट्स किसके, आर्म्ड फोर्सेस के ऑफिशियल्स के, और ये पावर किसके पास है, पार्लियामेंट के पास, सिर्फ स्टेट लेजिस्लेचर के पास नहीं, सिर्फ पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो इनके फंडामेंटल राइट्स को रिस्ट्रिक्ट कर सकता है, आम लोगों के फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात यहाँ पे नहीं की गई है, ठीक है, ये सिर्फ आम लोगों के बारे में बात करें कि उस एरिया में जो लोग हैं उनके फंडामेंटल राइट्स को रिस्ट्रिक्ट करना, नहीं, ये गलत है, ऐसा नहीं होता है, सिर्फ इनके आर्म्ड फोर्सेज और ऑफिशियल्स के बारे में बात की गई है, तो फर्स्ट गलत है। आर्टिकल 34 empowers parliament to restrict the fundamental rights of members of armed forces and parliamentary forces only। पहली बात तो ये कि ये आर्टिकल 33 के बारे में बात की गई है, 34 के बारे में बात नहीं की गई है। दूसरी चीज़ ये कि पैरामिलिट्री फोर्सेस यहाँ ओनली गलत है, और भी पब्लिक ऑफिशियल्स, जो भी पार्लियामेंट चाहे कि जो पब्लिक ऑफिस में काम कर रहे हैं और उनकी उनके फंडामेंटल राइट्स को उनको रिस्ट्रिक्ट करना है या एब्रोगेट करना है, तो वो पार्लियामेंट कर सकती है, तो ये गलत हो गया क्योंकि आर्टिकल 33 के बारे में बात की थी। 34 क्या कह रहा है कि भाई जो 34 में मैं बता दे रही हूँ, 33 में तो ये था, 34 में ये था, एक सेकेंड, कि अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है और मार्शल लॉ लगा हुआ है और उससे अगर किसी का खून हो गया या कोई गलती हो गई या उसने कोई भी एक्ट कर दिया, तो उसका पार्लियामेंट
माफ़ कर दिया जाएगा या इंडेमनीफाई कर देगा उस एक्ट को, ठीक है, उस सर्टेन टेरिटरी में, ठीक है, प्रोटेक्शन देता है। और साथ में ये प्रोवाइड जो फंडामेंटल राइट्स है उनके भी प्रोटेक्शन के बारे में बात कर रहा है। तो 34 है, इसको अपन कॉन्स्टिट्यूशन में बाद में डिटेलिंग में करेंगे, पर आप इतना मोटा मोटा यही ध्यान रखना कि 33 इनके राइट्स को, आर्म्ड फोर्सेस के राइट्स को वो ब्रीच करता है, फंडामेंटल राइट्स को 33, और 34 जो है वो इनके एक्ट को इंडेमनीफाई करने के लिए है। अरे बात समझ पे। तो